जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैजी में। तो आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आप सबों के लिए 67वीं बीपीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र के सेट को लेकर। इसमें जो हम बात करेंगे वो बचे हुए 75 प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस सेट के 75 प्रश्नों को कवर कर लिया था। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं दिखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इससे पिछले वाला वीडियो को देख ले, जिसमें आपको 1 से लेकर 75 प्रश्नों को हमने कवर किया है। ये जो सभी प्रश्न है वह एडुटेरिया बुक, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए एक प्रमाणित बुक माना जाता है और अधिकांशतः प्रश्न जो है इस बुक से आने की संभावना रहती है। तो सेट नंबर 1 के 75 प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था और इस वीडियो में हम बचे हुए 75 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स यानी नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? नीति आयोग के द्वारा दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक को जो है बड़े राज्यों के श्रेणी में नवाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ईपी का विस्तारित नाम क्या है? यानी ईपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंसी प्राइवेट आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स इनसाइन प्राइवेसी आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक इंट्रेंस फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यानी वोटर आईडी कार्ड जो होता है मतदान के लिए, जो वोटर आईडी कार्ड निर्वाचन आयोग द्वारा जो इशू किया जाता है उसी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अगला प्रश्न है, सोलहवीं बिहार रेजिमेंट के कमांडो ऑफिसर 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महावीर चक्र। 16वीं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर श्री कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, द लवर बॉय ऑफ बहलपुर पुस्तक किसने लिखा है? तो ये एक चर्चित पुस्तक है और एग्जाम की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको अभी भी करेंगे, छपेगा ये क्वेश्चन। द लवर बॉय ऑफ बहलपुर पुस्तक किसने लिखा है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल पंडिता। ऑप्शन नंबर बी, राहुल पंडिता इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थप्पड़। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो थप्पड़ फिल्म को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.बी. रामन्ना। एम.बी. रामन्ना जो है वह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले आपके थे शरद अरविंद बोबडे जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, और 48वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं भारत के वह एन.बी. रामन्ना बने हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, प्रश्नों की जो छपाई है वह बड़ा है। चलिए देखते हैं प्रश्न को हम लोग। अमृत महोत्सव के संबंध में ये प्रश्न है और अभी आज़ादी के 75 साल बीता है, तो 75 साल के उपलक्ष्य में भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वें साल पे। और जैसे यह 100 साल होगा कि आज़ादी का अमृत काल होगा, और ये 75 साल से लेकर 100 साल के बीच में का ये जो 25 वर्ष होगा यह आज़ादी का अमृत महोत्सव काल माना जाएगा। तो चलिए प्रश्न है, अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है और इस पे चारों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जा रहा है। तो बिल्कुल सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के
साबरमती आश्रम से किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। देश के 6 राज्यों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी द्वारा जारी 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हाथियों के खरीद या आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के द्वारा जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हाथियों के खरीद बिक्री में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। भारत का स्थान जो है वह विश्व में कौन सा है, हाथियों खरीद बिक्री में सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम बताना है कि स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बीच यह 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टीफन लोफवेन। स्टीफन लोफवेन जो है वह स्वीडन के प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त राष्ट्र अध्यक्षों में से कौन सुमेलित नहीं। यहाँ पे चार ऑप्शन है और पांचवा ऑप्शन ही उपर्युक्त कोई में से कोई एक से अधिक। तो यहाँ 4 जो स्टेटमेंट्स है इसमें आपको मिलान करना है कि इसमें से चारों में से एक जो होगा सही गलत है, बाकी 3 जो है वह सही है। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला जो है निकोल पासियन और यह आर्मेनिया के प्रधानमंत्री है। तो बिल्कुल सही है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद स्टेबन ओकान सीरिया के राष्ट्रपति और गुइडो बेलिडो पेरू के प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल सही है। और सी नंबर इसका क्या है, गलत है। स्टेबन ओकान जो है सीरिया के राष्ट्रपति, ये आपका ऑप्शन जो है वह गलत दिया हुआ है। बल्कि सीरिया का राष्ट्रपति जो है वह कौन है, तो बशर अल असद। इसका जो राष्ट्रपति है वो कौन है, बशर अल असद जो है वह स्टेबन ओकान के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि खेल से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22, यहाँ पे मिसप्रिंट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो तमिलनाडु टीम ने जीता है। अगला प्रश्न है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ, इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी 1897 में दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 1915 ईस्वी में जब भारत लौटे तो वो तिथि कौन सी थी, तो 9 जनवरी। उसी के उपलक्ष्य प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्षों के अंतराल पर हर 2 वर्षों के अंतराल पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 2021 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, उसका जो थीम था इस बार का वो था ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, थीम नहीं, मुख्य अतिथि कौन थे इस बार के जो थे वो मुख्य अतिथि कौन थे, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है इस बार के मुख्य अतिथि प्रवासी भारतीय दिवस पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्ष की सृष्टि गोस्वामी को निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। और यह बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा एक किया जाता है ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनको भविष्य में आगे कुछ करने के लिए जज्बा मिले, प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री के पदभार संभालने के लिए कमान उनके हाथों में सौंपा था।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ 1 करोड़ की राशि पुरस्कृत के रूप में देने की घोषणा किया है? किस राज्य के सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में, जो ओलंपिक में पदक जीते हैं उनको 3 करोड़ और जो एशियाई खेलों में पदक जीते हैं उनको 1 करोड़ की राशि नगद देने की घोषणा किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने ओलंपिक विजेताओं को 3 करोड़ और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 1 करोड़ की नगद राशि देने की घोषणा किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? यानी प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन के जो भी एस्पायरेंट्स है कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की सुविधा जिसका नाम होगा अभ्युदय योजना, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना शुरू की है और यह योजना किससे संबंधित है? तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए? गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है और इस बार गणतंत्र दिवस 2022 जो मनाया गया 26 जनवरी 2022 को, तो इस बार कितने इस पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण प्रदान किए गए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 119 कुल पद्म अलंकारों को इस वर्ष प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? 2020 का सरस्वती सम्मान जो कि 30वां सरस्वती सम्मान था, इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाने। एग्जाम दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपका। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाने को 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेनाभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? डेजर्ट फ्लैग 6 जो कि वायुसेना का अभ्यास होगा वह किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के मेज़बानी में फ्लैग मार्च डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना के अभ्यास किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में आपको बताना है। यानी आपको ये ऑप्शन में बताना है अवरोही क्रम, घटते क्रम, इन सबसे बड़े राज्यों को फिर उससे घटते हुए राज्यों के क्रम को बताना है। तो इसमें देख सकते हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत के राज्य में सबसे अधिक जो वन पाया जाता है वह बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? यहाँ विभिन्न योजनाओं का नाम दिया गया है और आपको ये देखना है कि 7 निश्चय का पार्ट 2 जो शुरू किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो उसमें कौन सी योजना जो है वह शामिल नहीं है? तो युवा शक्ति, बिहार प्रगति, ये तो है, आर्थिक हल, युवाओं का बल, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी है, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तो ये भी बिल्कुल और उसके बाद भी बिल्कुल इसमें थोड़ा सा डाउट है। और स्वच्छ शहर, विकसित शहर, ये सही है, इसमें ये वाला शामिल नहीं है, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। तो युवा शक्ति बिहार प्रगति है, सशक्त महिला, सक्षम महिला है,
स्वच्छ शहर विकसित शहर बल्कि विकसित शहर है, लेकिन ये आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार ये 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी कितना प्रतिशत रहा। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2.97% जो है बिहार का राजकोषीय घाटा बजट 2021-22 के अनुसार रहा 2.97%। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में मेगा फूड बनाया जाएगा। वीवीआई प्रश्न है, स्टार मार्क में रखेंगे इसको। बिहार के किस जिले में मेगा फूड बनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहला मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को घोषित चुना गया। वर्ष 2020 के लिए हर साल जो है किसी एक थाने को जो है उस वर्ष का थाना घोषित किया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए उनको नामित किया जाता है। तो वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुर्था थाना जो है वह किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किस राज्य में, किस जिले में। तो यह अरवल जिले में पड़ता है। कौन सा थाना? कुर्था थाना, अरवल डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में फोकस राष्ट्र कौन सा है। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में जो बनाया जाएगा तो इसमें जो फोकस राष्ट्र कौन है, किस देश पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका फोकस राष्ट्र है। अगला प्रश्न है 2022 में 48वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह नवंबर 1929 में हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर पटना। उसके बाद गया में भी हुआ था 1922 ईस्वी में, लेकिन सबसे पहली बार कहाँ हुआ था तो बांकीपुर पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। चंपारण में कृषि स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 FG सलाई। FG सलाई जी को जो था वह अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं थी। प्राचीन काल में जो मगध जो महाजनपद थी उस प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी तो 16। उन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था आपका कौन सा मगध। मगध जो महाजनपद था तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो मगध में शामिल नहीं था। तो आप ऑप्शन में देखेंगे पटना, शाहाबाद, गया, मुजफ्फरपुर। तो कौन शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था। बाकी पटना, शाहाबाद, गया ये सब मगध में शामिल था, लेकिन यह आपका मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो चिरान, पटना, मिथिला, चेचर यानी इन सभी जगहों से नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में प्राप्त हुए हैं। चिरान यानी कि सारण, पटना, मिथिला, चेचर इन सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया। शेरशाह
जो कि इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, महान प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। और शेरशाह ने भारत या बिहार पर अधिकार किसको हराकर किया था? तो हुमायूं को हराकर किया था। तो शेरशाह ने पटना को बिहार की अपनी राजधानी कब बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1541 ईस्वी में। बिलग्राम या चौसा के युद्ध 1539-40 ईस्वी में शेरशाह जीतते हैं और ये अपना शासन शुरू करते हैं। और 1541 ईस्वी में बिहार को जो है, पटना को जो है बिहार की राजधानी 1541 ईस्वी में शेरशाह ने बनाया। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? भारत में जब तुगलकों का शासन था तो उस समय जो था बिहार की राजधानी कहाँ थी? जिसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ। बिहार से तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? अभी जो पटना कॉलेज है वो यूरोपीय काल में, यूरोपियों का जब भारत में यूरोपीय वासियों का शासन था तो उस समय किसका वह क्या फैक्ट्री था? कंपनी का फैक्ट्री था। किस कंपनी का फैक्ट्री था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, डचों का। वर्तमान में जो पटना कॉलेज है वह यूरोपीय कंपनी डच का क्या था? फैक्ट्री था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से है? ये इतिहास काल के प्रश्न है। आम्रपाली का जो संबंध है वह महाजनपद काल का है। तो आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वैशाली। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? तो वैशाली से। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? इतिहास के किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक से माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके तरंगदैर्घ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके तरंगदैर्घ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ इधर कुछ वैज्ञानिक उपकरण दिए हुए हैं और वह किस चीज़ में काम करता है ये दिए हुए हैं। तो देखना है कौन सा इसमें ऊपर इस मिलान जो है वह सही नहीं बल्कि मिलान गलत किया हुआ है। तो मैनोमीटर गैसों का दाब मापता है, बिल्कुल सही है। पैरोमीटर से उच्च तापमान मापते हैं, बिल्कुल सही है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता मापता है, बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 112 का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 7। एसआई पद्धति में, फिजिक्स का प्रश्न हो गया, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या है? यानी क्या सूचित करता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है? तो लिटमस, हल्दी, मनीला और लौंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी ये सभी आवश्यकता है जिससे यह सूचित होता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जो बर्तन होता है उसको चमकीला बनाने के लिए उपयुक्त में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से बर्तनों को चमकीला बनाया जाता है। 117 नंबर प्रश्न है, मेढा के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। मेढा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो बिल्कुल गलत है? तो हम देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है,
त्वचा से सांस लेता है, तो बिल्कुल सही है। मेढक जो होता है वह त्वचा से सांस लेता है। मेढक एक शीत रक्त प्राणी है, तो ये भी सही है। कयांत्रित में आंत बड़ी हो जाती है और ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सही है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत है। लेकिन ये जो ऑप्शन है सी नंबर, यह क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या होता है कि कयांत्रित में आंत बड़ी हो जाती है, बड़ी नहीं हो जाती, बल्कि इसकी आंत क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसकी आंत जो होती है वह मेढक के कयांत्रण में आंत छोटी हो जाती है। इससे मांसाहारी के भोजन पाचन में सहायता मिलती है और मेढक वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान कम और अधिक कर सकता है, इसीलिए इसे शीत रक्त प्राणी कहा जाता है। यानी जैसा वातावरण होगा उस हिसाब से ये अपने शरीर का तापमान जो होता है वह घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? कौन सा ऐसा रसायन है जो मच्छर भगाने वाली जो दवाई होती है उसमें सक्रिय रूप से यह रसायन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, एलीथ्रीन। एलीथ्रीन जो रसायन है वो मच्छर भगाने वाली जो भी दवाएं होती हैं उसमें रसायन होती है, उसमें एलीथ्रीन पाया जाता है, जिसके गंध से मच्छर जो होते हैं वह मर जाते हैं, भाग जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान जो है वह कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। एक कार्बन क्रेडिट का मान 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भार का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 65%। मानव शरीर के कुल भाग का 65% हिस्सा जो होता है वह ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको देखना है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे हम लोग, पहला जो है मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए बिल्कुल सही है। मैग्नीज जो है फर्टिलाइजर में भी ये बिल्कुल सही है। टंगस्टन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ये बिल्कुल सही है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का ही बना होता है। उसके बाद तांबा जो है गैल्वेनीकरण के लिए, तो ये आपका ऑप्शन जो है वह गलत है। गैल्वेनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का नहीं बल्कि जेडिन यानी जस्ते का प्रयोग किया जाता है गैल्वेनीकरण, जिससे क्या होता है कि गैल्वेनीकरण कर जैसे जंग रोधी हो जाता है, जंग उस पर नहीं लगता है। तो इसका ये जो सही है और ये क्या है, गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तांबा। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? यानी कौन सा फास्फोरस है? लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, कौन ऐसा फास्फोरस है जो वायु में रखे जाने पर स्वतः क्या हो जाता है, जल उठता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ देने पर स्वतः या क्या हो जाता है, जल उठता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक है? अम्ल वर्षा जो होती है वह किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा होती है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो होती है वह अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में साधारणतः सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो 70% के आसपास होती है। और वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निस्सृतों और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कितनी होती है? तो लगभग 70% के आसपास होती है। अगला प्रश्न है, चूहा मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? चूहा मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख सकते हैं, जिंक फॉस्फाइड, इथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट, यानी इन सभी का उपयोग करके आप चूहा को मार सकते हैं। ऐसे मुख्य रूप से जिंक फॉस्फाइड होता है, लेकिन सभी से आप चूहा विष में इसका काम लिया जाता है, मार सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है?
कौन सी गैस की मात्रा जो है वह सांस लेने और छोड़ने में प्रभावित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल के लगभग 78% भाग जो है वह क्या है? केवल है नाइट्रोजन है। और सांस लेने और छोड़ने में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका है, नाइट्रोजन की कोई भी भूमिका नहीं होती है। इसलिए सांस और लेने और छोड़ने में नाइट्रोजन गैस जो है वह क्या होती है? अप्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह स्टेपिज होती है। और किस अंग की होती है? तो यह कान की हड्डी होती है। स्टेपिज जो होती है कान में पाई जाती है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं के क्षारीय रस स्रावित करती है। तो इसका कौन सी ऐसी ग्रंथि है? ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अग्नाशय। पहला तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर। और दूसरा कौन सा है? अग्नाशय। अग्नाशय में ही एक विशेष प्रकार के क्षारीय रस जो है वह स्रावित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यहाँ विभिन्न तत्वों के नाम दिए हुए हैं, तो बताना है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व कौन सा है निम्नलिखित तत्वों में से? जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूरेनियम। इन तत्वों में यूरेनियम जो है सबसे भारी तत्व है जो पृथ्वी पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो तना का उदाहरण नहीं है? तो देख सकते हैं आप, आलू जो है तना है, गन्ना जो है वह तना है, अदरक जो है तना है, लेकिन शकरकंद जो है वह तना नहीं है। शकरकंद जो है वह क्या है? तना नहीं है, बल्कि शकरकंद क्या है? यह जड़ का उदाहरण। शकरकंद जो होता है वह क्या होता है? जड़ होता है, तना नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अभावजन्य रोग किसे कहा जाता है? किस रोग को अभावजन्य रोग कहा जाता है? तो देख सकते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्वाशियोरकर रोग कहा जाता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग वो अलग तरह के रोग होते हैं, और काला ज्वर। और एक होता है पोषक तत्वों के अभाव में होने वाले रोग। ऐसे क्या होता है, आपका शरीर जो होता है विकास नहीं करता है और बहुत सारी कमियां आपके शरीर में पाई जाती है। तो अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो वैसे रोग जिसमें पोषक तत्वों के अभाव के कारण शरीर में विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, वैसे रोग को हम लोग पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लीहा यानी स्प्लीन। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्माण में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं? वस्त्र निर्माण में पाए जाने वाले ऐसा पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं है क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संश्लिष्ट तंतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? कौन सा ऐसा रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं फैलता है, आनुवंशिक रोग नहीं है? तो आप देख सकते हैं, हीमोफीलिया फैलता है, टर्नर सिंड्रोम फैलता है, वर्णांता फैलता है, डेमेंशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डेमेंशिया जो है वो आनुवंशिक रोग नहीं है। बाकी हीमोफीलिया, वर्णांता और टर्नर सिंड्रोम ये सब आनुवंशिक रोग है, डेमेंशिया नहीं है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन सा प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का जो है ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है किया जाता है कैंसर उपचार के लिए। अगला प्रश्न है, भीड़ नियंत्रण करने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? जब कहीं पे विरोध प्रदर्शन होता है और पुलिस जो होती है आंसू गैस की गोली छोड़ती है, जिससे क्या होता है भीड़ जो है तितर बितर हो जाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? अमोनिया पाई जाती है, जिससे आँख में जाने के बाद आँखों से आंसू निकलने लगते हैं और आँखों में मिचलन होती है, जिससे भीड़ जो होता है तितर बितर हो जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में
अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत में। यकृत में जो है वह भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रतौनी होता है। उसके बाद जीरोपथैलेमिया होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता ही है, सॉरी रिकेट्स विटामिन की कमी से होता ही है, स्कर्वी विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अगला प्रश्न है, H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो आप देख सकते हैं H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। और यह बहुत ही चर्चित पुस्तक है, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, अरस्तु। बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। और ये जो प्रश्न है 41 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न होंगे वह मैथ्स के प्रश्न होंगे, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको 0 आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। चूँकि मैथ सॉल्व करेंगे तो उसके लिए बड़े पेपर की आवश्यकता होगी, जो आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद जो है यह सभी के सभी प्रश्न जो है मैथ के प्रश्न 142 से लेकर 150 तक के जो प्रश्न है वह मैथ के प्रश्न है। जैसे प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े और इन मतों में 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो कुल मतों की संख्या कितने हैं, 75%। 75% का 20% आप निकाल के इसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो जब 75%, चूँकि 20% मत क्या हो गया, अवैध हो गया, तो इसको 20% जब आप घटा लेंगे तो इसमें जो वैध मतों की संख्या वो हो जाएगी, कितना बचेगा आपका, 6000 बचेगा। अब इस 6000 में जो है वह जीते, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों से 55% मिला तो इसका 55% निकाल लेंगे। तो 55% जब आप निकाल लेंगे, अब बचा हुआ जो मत होगा दूसरे प्रत्याशी को मिलेगा, यानी इसका सही उत्तर जगह हो जाएगा 2700। दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिलेगा, 2700 मत दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा। तो चलिए ये सेट नंबर 1 समाप्त हुआ। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दूसरे सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।